हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और चीज़ें समझ में आ रहा होगा। हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स दिए हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कस करेंगे इक्वलिटी। वो जो 6 राइट्स दिए वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैसे भी लिख रखा है। तो सबसे पहला राइट्स है हमारा इक्वलिटी। अब इक्वलिटी को हम लोग दो एस्पेक्ट से देखेंगे तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। बुक से थोड़ा सा हटके समझाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन है पूरा का पूरा बुक का ही कंटेक्स्ट। नाउ एक है आपका गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक है आपको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इस लॉ को समझने के लिए, इस अधिकार को समझने के लिए जो संविधान के अंदर दिया हुआ है, दैट इज राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। ना गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट जो है सोसाइटी में एक इक्वल सोसाइटी बिल्ड करना चाहती है। गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर इक्वलिटी इन सोसाइटी। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है आप लॉ बनाओ। तो वैसे भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में लॉ के ही थ्रू रूल किया जाता है, तो लॉ बनाए। अब लॉ जो है दो प्रिंसिपल पे, इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लेकिन दो बातों पे ये वर्क करता है। नंबर वन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो भी लॉ बनेगा उसके सामने एवरीवन इज इक्वल। मीन्स लॉ ट्रीट्स, या फिर ऐसे कह लो लॉ ट्रीट एवरीवन इक्वल, ऐसे भी कह सकते हो। इसका मतलब ये हो गया किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं होगा। मीन्स नो स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर आप कोई लॉ बना रहे हो वो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। स्पेशल ट्रीटमेंट, सपोज करिए, मान लीजिए पीएम है। पीएम ने अगर कोई क्राइम किया, पीएम मान लीजिए सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी आप समझ सकते हो एग्जीक्यूटिव के, पीएम ने अगर कोई क्राइम किया, इनको भी केस होगा, कोर्ट केस होगा, एंड दे हैव टू प्रूव। इनको अपने जो भी एविडेंस है, एविडेंस वगैरह, और खुद कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ना कोर्ट जो है मेरिट वगैरह चेक करेगा, जज हमारे मेरिट चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है, उसके हिसाब से जो भी कन्विक्शन है, गिल्टी है, व्हाटएवर, वो सारी चीजें देखा जाएगा। बट कहने का मतलब ये कि किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो भी आप लॉ बना रहे हो सबको इक्वल ट्रीट करेगा, पहला चीज। दूसरा, आप जब लॉ बना रहे हो, ये अगर लॉ कुछ ऐसा है जो लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो इट प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि लॉ विल प्रोटेक्ट एवरीवन। अगर कोई ऐसा लॉ है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई किसी के ऊपर कोर्ट केस हो गया है। अब कोर्ट केस में हमारे यहाँ ये है कि आपको अधिकार है कि आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन, आई मीन कोर्ट आपकी बातों को सुने। अब आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है आप कोर्ट का खर्च उठाने के लिए, तो गवर्नमेंट आपको देगी जो है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि आपके बातों को, आपको लॉ जो है हमारे पास है वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है, तो अपनी तरफ से एक लॉयर देगी, आप फ्री में अपना वो कर सकते हो। तो लॉ आपको प्रॉपर वे से प्रोटेक्ट करे। इसको बोलते हैं, इन दोनों ही प्रिंसिपल को अगर हम लोग मिला दें, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। मीन्स किसी भी कंट्री में इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए ये बात सबसे पहले मेंटेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल पे कि वहां पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और लॉ कैसे रूल ऑफ, कि जो लॉ बने वो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट ना करे और लॉ साथ में लोगों को प्रोटेक्ट करे। ठीक है,
दे हैव टू एंश्योर द इक्वलिटी इन सोसाइटी। नाउ इक्वलिटी इन सोसाइटी किन बातों को इंश्योर करेगा सोसाइटी में? क्या, जैसे कि दो बातें सोसाइटी में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। हम लोग आर्टिकल के नंबर वगैरह नहीं यूज कर रहे क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टेटस का मतलब क्या हो गया? सी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब यह है कि गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि नो वन discriminated on the basis of religion, caste, sex, language, gender, race, etc. सब जो समझ में आए लिख सकते हो, etc. ये अपॉर्चुनिटी के भी लिए है कि अगर आप कोई एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, क्लियर है। एट द सेम टाइम इक्वलिटी, आप समझो इस बात को, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले आप थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी में हम लोग, क्योंकि वो प्रोविजन को समझने की कोशिश करेंगे जिसके कारण रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है। इक्वलिटी का मतलब not only equal, not only providing या फिर ट्रीटिंग इक्वल, नॉट ओनली ट्रीटिंग इक्वल, ऐसे समझ लो, ट्रीटिंग इक्वल। इक्वलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हर किसी को इक्वल ट्रीट करना। इक्वलिटी का मतलब यह भी है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। उस हर एक व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप 9th में पढ़ते हो, आपका मान लीजिए समवेयर अराउंड जो भी 14-15 साल आपकी एज होगी, 14-15 ईयर्स। हमारे ही कंट्री में ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, इसको समझो पहले आप तब समझ में आएगा। ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर 10 to 12 ईयर होने के बाद दे स्टार्ट टू स्टडी, पढ़ाई करना शुरू करते हैं। अब अगर मान लो मैंने एज के बेसिस पे मैं अगर एक टेस्ट कंडक्ट करूं जिसमें एक वो व्यक्ति जो बेहतर स्कूल और बेहतर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं 15 साल की एज में, इस 15 साल के एज के बेसिस पे मैं इस 10-12 साल ये जो ट्राइबल एरिया का बच्चा क्या इससे कम्पीट कर पाएगा? या आप ऐसे समझो कि एक रेस हो रहा है, रेस में एक व्यक्ति जो है बाइक से जा रहा है ना, एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है और एक व्यक्ति पैदल। कौन जीतेगा? आप सिंपल, आपको पता है बाइक वाला जीत जाएगा। तो आप खुद ही बोलोगे ना कि एक काम करो, चलो ठीक है मैं 1 किलोमीटर दौड़ता हूं, तुम 100 मीटर ही दौड़ो, क्योंकि मेरा बाइक है, मैं फास्ट भागूंगा तो ये जो बचा हुआ तुमने जो ट्रीट किया ना, यही रिजर्वेशन है। तो अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करने के लिए वी गिव सम रिजर्वेशन। अब कैसे लोगों को देंगे आप? एक तो जो सोसाइटी में सोशल और एजुकेशनल लेवल पे पिछड़े हुए हैं, है ना, कोई हैंडीकैप है, वुमेन है, इन सबको, ठीक है। रिजर्वेशन के डिबेट में नहीं जा रहे, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, सोसाइटी में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इंश्योर करने के लिए हम रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सोसाइटी में एक और प्रैक्टिस होता है, एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस होता है जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। इसको भी हमने लॉ के थ्रू एंड किया है। लॉ के थ्रू
एंड किया है। आप अनटचेबिलिटी का मतलब क्या, अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी कास्ट से इस तरह से बिहेव नहीं करना। इवन अगर आप फिगर आउट करोगे तो पता चलेगा कि पहले के टाइम में मान लीजिए कोई टी शॉप है, टी शॉप, एक चाय वाला, चाय वाले ने दो अलग अलग बर्तन रख रखे, डिफरेंट पॉट। कुछ जो अलग बर्तन है वो कुछ जो छोटी कास्ट है, दलित, उनको दे रहे हैं, कुछ अलग बर्तन से दूसरों को दे रहे हैं। ऐसे ही बार्बर शॉप पे इन लोगों ने मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हम लोग दलित वालों का, सो सोसाइटी में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस एग्जिस्ट करता था। अभी क्या है, नो वन डिस्क्रिमिनेशन, ये तो हमने संविधान में लिख दिया। मींस आप जितने भी पब्लिक प्लेस है, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये मान लीजिए ये वाला कंसेप्ट तो जनरलाइज हो गया, ये कंसेप्ट जो है जनरलाइज हो गया, मतलब ये सभी के लिए। पब्लिक प्लेस जैसे कि कोई शॉप हो गया, कोई पब्लिक बात हो गया, कोई फेयर मेला हो गया, इवन रोड हो गया, इन सब चीजों पे। ना ये अनटचेबिलिटी स्पेसिफिक हो गया। कुछ कास्ट के साथ लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ये दलित वगैरह के साथ, तो इस चीज को एंड करने के लिए ये भी हमारे इक्वलिटी के अंदर ही प्रॉपर लॉ बनाया गया इसके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया ही है कि इसको एबॉलिश करना है, एबॉलिश अनटचेबिलिटी। एट द सेम टाइम इसके बेसिस पे लॉ बनाया गया ताकि इस चीज को खत्म किया जा सके, सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन हो सके। इसके अलावा सोसाइटी में लोग टाइटल्स भी होल्ड किया करते थे, टाइटल्स होल्ड किया करते थे, इसको भी एंड कर दिया गया। टाइटल्स कैसे, सोसाइटी में कोई राजा साहब होते थे, है ना, राजा साहब आज भी चलता है थोड़ा बहुत, राजा साहब, कोई राय साहब, ऐसे करके बहुत सारे टाइटल हुआ करते थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग टाइटल। इन टाइटल को होल्ड करना एंड कर दिया है, मतलब आप कोई भी टाइटल होल्ड नहीं कर सकते हो, मतलब एक्सेप्ट कि आपने कोई एजुकेशनल टाइटल गेन किया हो, एजुकेशनल, जैसे कि डॉक्टर, जैसे डॉक्टर आपने बने तो वो टाइटल गेन किया हो, वो चलेगा, या कोई आर्मी का टाइटल हो, आर्मी का टाइटल, ये भी चलेगा, ठीक है। बाकी ये जो पहले राजा रजवाड़े वाले टाइटल थे वो सबको एंड कर दिया। अनटचेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि पर्टिकुलर कास्ट के प्रति जो बिहेवियर है उसको, स्टेटस जनरलाइज कर दिया गया, सभी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए रिजर्वेशन वगैरह भी किया गया, और ये सारी चीजें गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कर रही है, लॉ के थ्रू। दैट इज द इक्वलिटी गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रीडम। इसको मिटा दो। So, right to freedom, right to freedom. Now, freedom एज अ सोसाइटी आप समझिए, एक जनरल एस्पेक्ट में देखा जाए सोसाइटी में, ये फ्रीडम तो इंश्योर करेगा कि गवर्नमेंट ही, तो सोसाइटी में सभी को अधिकार है, एवरीवन हैज राइट, लाइक फ्रीडम किस बात का, स्पीच का। आप स्पीच एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। स्पीच का मतलब ये है कि आपको जो भी उचित लगता है आप बोल सकते हो। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप अपने विचारों को बुक के थ्रू, मूवी के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू कर सकते हो। आप अकेले हो, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ असेंबली बनाना चाहते हो, पॉलिटिकल असेंबली या कुछ भी, फ्रीडम टू असेंबल। आप इकट्ठा हो सकते हो, आप सब इकट्ठा मिलके बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास बिजनेस का भी मौका है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आप पूरे कंट्री के अंदर, विद इन कंट्री आप मूव कर सकते हो, विद इन कंट्री कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कहीं के कंट्री के किसी भी पार्ट में इजी वे से रिसाइड कर सकते हो, मतलब आप रह सकते हो, और ऐसा बेसिक राइट्स जो है दिए हुए हैं। बट एक बात समझना पड़ेगा, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो भी राइट्स है, ये सारे के सारे राइट्स जो है, ये सारे के सारे राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना, राइट्स इज अ रीजनेबल क्लेम। जैसे मान लीजिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में किसी को गालियां दे रहे हो,
है ना, किसी के जो डिग्निटी है उससे खिलवाड़ कर रहे हो, इस सिचुएशन में आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। असेंबली का मतलब ये हो गया आप इकट्ठा हो रहे हो दंगा करने के लिए, आप इकट्ठा हो रहे हो दंगा करने के लिए, यू आर ब्रेकिंग अ लॉ, उठा के ले जाएगी पुलिस। बिजनेस का मतलब ये है कि आप एक बिजनेस, आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा शूटर हूं और मुझे जो है किल करना पसंद है, तो क्या ले जाएगी। विद इन कंट्री, आप कंट्री के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना, विद इन कंट्री आप मूव कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है, कोई ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया वहां इनका अलग कल्चर है। अब वहां पे क्योंकि ये ह्यूमन थोड़ा बिहेवियर होता है ना ऐसा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ करते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप साउथ इंडिया चले जाओगे तो आपका एक डिस्क्रिमिनेटरी माइंड कि साउथ वाले मान लीजिए कैसे बातें करते हैं, कैसे खाते हैं, ऐसे ही आप किसी बिहार के लोगों को या फिर वेस्ट बंगाल के लोगों को देख के तो बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिमिनेटरी माइंड होता है। तो ट्राइबल वाले रीजन में जाके आप ट्राइबल वाले के साथ भेदभाव कर सकते हो, तो गवर्नमेंट आपको यहां जाने से रोक सकती है। अब गवर्नमेंट आपको इस बात से रोक सकती है कि आप ऐसे एरिया में नहीं रुक सकते हो, नहीं रह सकते हो जहां पे ट्राइबल या डिफरेंट कल्चर है, तो ये दोनों ही उसके अंदर आ जाते हैं। मींस देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मींस देयर इज अ चांस कि आपको किसी किसी मैटर के कारण जो है आपका फ्रीडम जो है वो क्या होगा, वायलेट होगा। इस सिचुएशन में आपको जेल जाना पड़ सकता है ना, या कह लो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो यहां पर भी आपके पास कुछ अधिकार दिए हुए हैं। सबसे पहली बात, आप सभी को एक अधिकार दिया जाता है जिसको बोलते हैं राइट टू लाइफ, इसी के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको पूरा अधिकार है, लिबर्टी किस किस तरीके का, इस तरीके का आपके लाइफ का अधिकार है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम किया कि आपको अरेस्ट करना पड़ रहा है, तो अरेस्ट भी गवर्नमेंट ऐसे किसी बात से नहीं कर देगी, उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर होगा, दे हैव टू फॉलो प्रोसीजर, ठीक है। इसी राइट टू लाइफ के अंतर्गत हमारा जो है राइट टू एजुकेशन भी आता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। और बहुत सारी चीजें ये कंटिन्यूअस एक्सपैंड भी कर रही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं कि हर किसी को जीने का अधिकार है, उसका जीने का अधिकार तभी छीना जाएगा जब वो कोई ऐसा काम करेगा। नाउ जब ये अरेस्ट हुआ इस टाइम पर भी इसके पास अधिकार है। जैसे विद इन 24 आवर्स अरेस्टेड, ये पूरा राइट्स आर्टिकल में दिए हुए हैं, चिंता मत करना, सारे आर्टिकल में दिए हुए हैं, बस मैं इसको थोड़ा सा एक स्टोरी के फॉर्म में बना रहा हूं ताकि चीजें लॉजिकली कनेक्ट हो सके। अरेस्ट होने के विद इन 24 आवर्स, within 24 hours have to present before मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। आपको अरेस्ट करने से पहले इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्म कॉज ऑफ अरेस्ट, कि अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और इनको प्रॉपर मौका दिया जाएगा, चांस टू प्रेजेंट हिज व्यू, थ्रू लॉयर वगैरह के थ्रू आप अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये अरेस्ट होने के बाद ये सारी चीजें जो है आपको प्रोविजन मिलता है, हमारे फ्रीडम के अंदर ही चल रहा है। तीसरा, आप अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद आप कन्विक्ट हो गए, नहीं आपने ये क्राइम किया हुआ है, इसमें भी आपको कुछ राइट्स दिए हुए हैं, इसमें भी कुछ आपने राइट्स दिया हुआ है, जैसे कि नो डबल जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब, इसका मतलब ये है कि ओनली पनिश्ड वंस फॉर अ क्राइम। आपने एक क्राइम किया है, उसका पनिशमेंट सिर्फ एक ही बार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसी, जैसे आपको एक बार जेल हो गया, 10 साल का सजा हो गया, आप बाहर निकले, वह उसी केस में फिर से आपको पकड़ लिया गया, ये नहीं हो सकता, एक ही बार मिलेगा। दूसरा, नो एक्स पोस्ट, कहने का मतलब यह है
कि जो लॉ प्रेजेंट होगा क्राइम का, ओनली पनिशमेंट थ्रू द लॉ, विच एग्जिस्ट। जैसे आप ऐसे समझो, मैंने कहा ना थोड़ा सा आपकी बुक से थोड़ा सा हट के, जैसे एग्जांपल के लिए आपका माइंड बहुत तेज है और 1997 में इंटरनेट के थ्रू आपने कोई पैसा चोरी कर लिया, आपने कोई मनी वगैरह से रिलेटेड कुछ क्राइम कर दिया। अब इंटरनेट के ऊपर ऐसा कोई लॉ बना नहीं था, ये आया भी तो 2000 में, है ना, आईटी एक्ट आया 2000 में। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं हाँ, आपने चोरी किया उसका तो सजा मिलेगा अपनी जगह, लेकिन जो इंटरनेट के थ्रू चोरी हुआ है उसके ऊपर कोई लॉ था नहीं, तो उसके ऊपर कुछ मान लो लॉ जो 2000 में बना, आप पकड़े गए हो बेशक 2001 में, आपका क्राइम है 1997 का, तो आपको इस समय का लॉ जो है इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी स्पेशली ये क्रिमिनल मैटर में याद रखना, क्रिमिनल मैटर में, सिविल मैटर में नहीं है। आपने पैसा मतलब कि सिविल मैटर का मतलब छोटे मोटे जो चोरी और टैक्स चोरी ये सारी चीजें उसको पीछे तक ले जा सकते हैं। खैर, ये तो मान लीजिए अरेस्ट हुआ। एक होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट भी होता है। प्रिवेंटिव अरेस्ट मतलब ऐसा कि आपने क्राइम किया ही नहीं है, उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन है कि आपने क्राइम किया ही नहीं है उससे पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया गया। और ये सिचुएशन कैसे होता है, ये बेसिकली ऐसे सिचुएशन में होता है जैसे मान लीजिए कहीं मान लीजिए पीएम या फिर कोई हाई अथॉरिटी का मूवमेंट चल रहा है किसी, तो वहां के आसपास के जो क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनको उठा के कुछ देर के लिए जेल में रख दिया जाता है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो ये हमारा बेसिकली आपको जानना क्या है, सिर्फ ये वाला ये जानना है, और आप कह लो अरेस्ट, ये कुछ बातें समझना है। बाकी हमने सारी बातों को कवर कर रखा है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको इसका सिग्निफिकेंस, बट आई होप आपको फ्रीडम समझ में आया। अब जरा एक्सप्लॉइटेशन वाली बातों को भी समझ लेते हैं, इसको बताते हैं। So right against exploitation, यानी शोषण के प्रति। तो ऐसे 3 प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए हुए हैं जिससे हम लोगों का शोषण होने से बचा सकते हैं। दैट इज जैसे कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसके अलावा सेकेंड आप कह सकते हो फोर्स्ड लेबर, या इसको आप बोल सकते हो बेगार, ये भी शब्द चलता है बेकार। एंड चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये 3 मेजर आप कह सकते हो सोसाइटी के एस्पेक्ट है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना रहता है। नाउ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन। स्पेशली किसका सेल और बाय हो रहा है? वुमेन और गर्ल चाइल्ड, वुमेन और चाइल्ड इंक्लूडिंग गर्ल और बॉयज, इन सबका। यूजुअली होता क्या है कि पुअर रीजन्स में, पुअर एरियाज में लोग जो है जो गरीब बच्चे उनको किडनैप करके किसी और पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग किसी और पार्ट ऑफ इंडिया में उसको बेच देते हैं। बाकी उनके साथ क्या होता है आपको पता ही है। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राइम। इवन अगर आप वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे, यू विल फाउंड कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ काइंड ऑफ सेकेंड बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब दुनिया का सबसे वर्स्ट क्राइम। तो इसको हमारे संविधान ने ही प्रोटेक्शन दिया है हाई लेवल का कि ये चीज नहीं होना चाहिए। सेकेंड, फोर्स्ड लेबर में क्या होता है कि समटाइम लोगों को फोर्स किया जाता है, फोर्स टू वर्क, या ऐसे कह सकते हो फोर्स टू रेंडर सर्विस टू मास्टर। अपने मास्टर को सर्विस मतलब जो भी उनके माई बाप जो बोलते हैं उनको सर्व करो। माई बाप का मतलब नॉट इन दैट टर्म, ठीक है।
तो अपने मालिक को सर्व करो विदाउट, ऐसे कर लो, विदाउट मनी और सम टाइम नॉमिनल, मतलब बहुत कम नॉमिनल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में। ये भी क्या है, प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इवन अगर ये लाइफ लॉन्ग हुआ तो, अगर कोई व्यक्ति जो है इसी तरीके से काम कर रहा है तो इफ इट बिकम लाइफ लॉन्ग, अगर ये पूरी जिंदगी उनको ऐसे काम, इसी को बोलते हैं बधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। तो हमारे कंट्री में ये पूरी तरीके से क्या है, प्रोहिबिट है। now इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो अलग बात है, गवर्नमेंट लॉ वगैरह बनाई भी है, कई सारे लॉ इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, कई सारे लॉ। इसी तरह से चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम 14 साल से छोटा, 14 इयर्स से जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिट टू वर्क और एम्प्लॉय इन माइन कह लो, कोई हैजार्डस वर्क एक्सेट्रा। तो बच्चों को भी जो है आप किसी डेंजरस वर्क में काम में नहीं ला सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए गए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए। हमने कहा ना कि गवर्नमेंट लॉ उसी पे बना सकती है जिसपे जो संविधान में दिया हो। अगर संविधान में ये नहीं रहेगा और गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो सबसे पहले संविधान में ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉ कैंसिल हो जाएगा। नाउ लॉ बनाया, बहुत सारे लॉ बनाए गए, जैसे बीड़ी फैक्ट्री में काम करने से मतलब मना करना कि ना काम करे वहां पे। इसके अलावा फायर क्रैकर्स जो होते हैं, है ना, ऐसे कई सारे हैजार्डस प्लेस से प्रोटेक्ट करने के लिए इससे रिलेटेड लॉ बनाया गया है, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलीजन। इसको मिटाते हैं। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ इसके पहले इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। हमारा कंट्री जो है वो सेक्युलर है। कंट्री हमारा क्या है, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या हो गया कि यहां का जो गवर्नमेंट है उसका नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सो किस तरह का हमारा सेक्युलरिज्म है, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट जो है दिया जाएगा। तो ये हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। नाउ पब्लिक के लिए इसमें क्या है, पब्लिक के लिए समझो आप, पब्लिक का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कुछ ऐसा है कि आप फॉलो कर सकते हो, या प्रैक्टिस प्रोफेस कर सकते हो, ये भी समझ लो, प्रोफेस कर सकते हो एनी रिलीजन इंक्लूडिंग नो रिलीजन। आप वो सारे रिलीजन फॉलो कर सकते हो जो आपको सही लगता है, ठीक है। आप इस रिलीजन से रिलेटेड जो भी आपका मेथड है पूजा पद्धति का, आप प्रैक्टिस हो, फ्री टू आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, अपने रिलीजन को फ्री टू प्रोपोगेट। अभी समझना ध्यान से एक बात, प्रोपोगेट मतलब फैलाना। आप अपने रिलीजन को फैला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने रिलीजन को फैलाने के लिए प्रोपोगेट, आई मीन यू कैन इस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब ये हर एक तरीके से फ्री है, आई मीन हाँ फ्रीडम है ये इस चीज का। आपके ऊपर गवर्नमेंट कोई इम्पोज मतलब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेगा। इवन गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज टैक्स, इस पर टैक्स नहीं लगा सकता है, बट हाँ गवर्नमेंट फी जरूर ले सकता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा इवेंट है आपके रिलीजियस, कोई ऐसा इवेंट है उस इंस्टीट्यूशन पे कि पब्लिक का गैदरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो
तो पब्लिक गैदरिंग के लिए पुलिस वगैरह लगाएगा, तो वो हो सकता है फी वगैरह चार्ज करे, लेकिन टैक्स वगैरह जो है नहीं चार्ज करे। ये बेसिक बातें हो गई ना। अब आप एक समझो, यहां से जो कहानी समझ में आता है, आपका रिलीजन जो है, जो फ्रीडम है, वो हमेशा जितने भी राइट्स हैं सबके सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में रहेंगे। जैसे आप प्रोपोगेट कर सकते हो, यानी कि यू आर अलाउड टू एक पर्सन को बताना कि भाई हमारा रिलीजन ऐसे ऐसे ये है, प्रोपोगेट करना अलाउ है। प्रोपोगेशन अलाउड, कन्वर्जन मतलब आप इसको बोलो, आप ए हो और आप बी को बोल रहे हो कि कन्वर्ट हो जाओ मेरे रिलीजन में, ये इलीगल है। फिर से आप समझो, ये व्यक्ति कोई रिलीजन अगर फॉलो कर, इसको मन कर रहा है आपका रिलीजन अडॉप्ट करने का, वो कर सकता है। अलाउड टू एक्सेप्ट, अलाउड टू प्रोफेस एनी रिलीजन, ये इसमें आ गया। लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू कन्वर्ट एनीवन, तो ये किस में हो गया? इलीगल। इलीगल में ये भी है, आप ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मेरा जो रिलीजन है उसमें, उसके प्रैक्टिस में मैं ह्यूमन सेक्रीफाइस करूं, ह्यूमन सेक्रीफाइस या इंक्लूडिंग एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस, ह्यूमन या एनिमल, ये क्या है? इलीगल है भाई। प्रैक्टिस जो आप चीजें कर सकते हो, आप अपना पूजा पाठ करो शांति से, वो चलेगा। लेकिन आप किसी का अगर, कहने का मतलब आपकी एक्टिविटी किसी बी बंदे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब इसके राइट्स की बात आ गई ना। तो मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है कि पर्सन, एज अ पर्सन यू आर अलाउड टू कनेक्ट विद योर गॉड, और ये वाला जो अधिकार है वो प्रोटेक्टेड है, ये अधिकार प्रोटेक्टेड है। लेकिन आपकी एक्टिविटी अगर किसी भी बंदे को डिस्टर्ब करेगा तो फिर इसकी राइट्स बीच में आएगा, वो आपको अधिकार नहीं है। तो आपको समझ में आया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या अधिकार दिया जा रहा है। इसी में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। मींस पीपल हैव राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। मतलब आपका, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप किसी नॉर्थ ईस्ट या कोई ऐसे ट्राइबल एरिया के सबसे पिछड़े हुए जगह के लोग हो, ठीक है। अब उनका एक डिफरेंट कल्चर है, उनका एक डिफरेंट लैंग्वेज है, उनके लैंग्वेज का डिफरेंट स्क्रिप्ट है, ठीक है, अलग तरीके से उनका लिखना पढ़ना बोलना, ये सारी चीजें। आपको ये भी अलाउ है कि इसको लेकर, इसके बेसिस पे अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी स्टैब्लिश कर सकते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बात को समझो, कहने का मतलब ये है, अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया, इस तरह से आपका कल्चर प्रमोट होगा, लोग और भी सीखेंगे जो आपके लोग हैं बेहतर तरीके से, और जो है ये आपका कल्चर जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर ये चीज नहीं अधिकार दिया होता तो हो सकता है मैं एक सर्टेन लैंग्वेज बोलता हूँ जो मेरा कल्चरल है, कल को अगला जनरेशन मेरा जो है सिर्फ इंग्लिश सीख रहा है तो फिर ये कल्चर भूल जाएगा। तो अगर सेपरेट कल्चर है, आपको पूरी तरीके से अधिकार है कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कल्चरली आपके ऊपर कोई जो है दबाव नहीं डाल सकता है, और आप उसको प्रमोट करने के लिए अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हो, इस बात का भी अधिकार है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो भी हमारे माइनॉरिटीज हैं, मान लीजिए आप रिलीजियस माइनॉरिटी ले लो, माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैन धर्म को ले लीजिए या फिर सिख धर्म को ले लीजिए, रिलीजियस माइनॉरिटी है सिख धर्म, इनको अधिकार है कि आप अपना जो भी आपका लैंग्वेज है, जो भी आपका कल्चर है, वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज के बेसिस पे मान लीजिए तेलुगु, एग्जांपल के लिए तेलुगु ले लेते हैं। तेलुगु आंध्र प्रदेश में मेजोरिटी में है, आंध्र प्रदेश में मेजोरिटी है, ज्यादातर लोग वहां पे तेलुगु बोलते हैं। लेकिन यही अगर कहीं और पहुंचा दे, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग पहुंचा दे तेलुगु वाले लोगों को जो है, एक सर्टेन पॉपुलेशन को उसके बगल स्टेट में कर्नाटका में पहुंचा दे जहां पे मेजॉरिटी कन्नड़ बोल रहा है, या फिर केरला में पहुंचा दे जहां पे ज्यादातर मेजॉरिटी मलयालम बोल रहा है। इन दैट सिचुएशन दे बिकम माइनॉरिटी। अलग रीजन पे ये लैंग्वेज वाले माइनॉरिटी हो जाते हैं। उसके कारण जो है इनको ये प्रोटेक्शन है कि आप अपने कल्चर को वहां पे भी रहते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह सेटअप करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। रिलीजियस एंड लैंग्वेज दोनों ही माइनॉरिटीज जो है उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना ये दिया हुआ है।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसको मिटाते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मान लीजिए इन राइट्स का वायलेशन होता है, कहीं कोई जो है इन सबको वायलेट करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन दैट सिचुएशन कि उसको बचाया कैसे जाए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बाय डिफॉल्ट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। इसके कारण उसके बारे में भी समझते हैं, इसको मिटाते हैं। तो लास्ट हम लोगों का है अभी फंडामेंटल राइट में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, नो डाउट जो फंडामेंटल राइट्स है इट्स ए काइंड ऑफ गारंटी। फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक तरह से आपके ह्यूमन लाइफ की गारंटी है, इट्स ए काइंड ऑफ गारंटी। बट अगर मान लो ये कहीं से वायलेट हो रहा है और इसको एनफोर्स करने का कोई तरीका ही ना हो तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। मतलब किसी ने वायलेट किया अगर गारंटी को, तो उसको कैसे जो है वापस से ऑनर किया जाए आपकी गारंटी को, अगर नहीं कर पाए तो फिर तो कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज द रीजन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया हुआ है कि अगर किसी तरीके से लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी तरीके से लॉ के थ्रू या कोई ऑर्डर के थ्रू आपके राइट्स का वायलेशन होता है, देन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मींस इसको प्रोटेक्शन के लिए मेथड दिया हुआ है। तो ये अधिकार किसके पास है? इट वायलेशन, देन पर्सन कैन मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है अपने अधिकारों के लिए। नाउ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है, स्पेशल प्रेरोगेटरी होता है, स्पेशल अधिकार ऐसे कह लो, सिंपल रखते हैं, स्पेशल राइट होता है जिसको बोलते हैं रिट्स। इसको बोलते हैं विशेष अधिकार। क्या बोलते हैं? विशेष अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत आपको जो है गवर्नमेंट, जज जो है, जुडिशरी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड। एक एग्जांपल देता हूं, बुक में आपके नहीं दिया हुआ, एक सिंपल समझो। जैसे आपको किसी ने सपोज करिए आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया विदाउट एनी लॉ, मतलब आपने कोई बस मन किया ऐसे अरेस्ट कर लिया, ठीक है। मान लीजिए कोई दुश्मनी रहा होगा किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अरेस्ट कर लिया, तो आपके जो पहले क्या होता था कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, अर्लियर ओनली एग्रीव्ड पर्सन could move to कोर्ट। पहले तो यही होता था, लेकिन आज के टाइम में नाउ एनीवन, स्पेशली जहां पे लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट हो उस सिचुएशन में, नाउ एनीवन कैन मूव टू कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी जो है क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। अब होगा, इसी को बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब होगा क्या, इस अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर कर सकती है, हेबिस कॉर्पस, एक ऑर्डर है हेबिस कॉर्पस। इसके अंतर्गत उस जगह के पुलिस को इस जो पर्सन है उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंट करने के बाद जुडिशरी जज चेक करेंगे कि जिस बेसिस पे तुमने इनको जेल में ले गए थे वो सही है कि गलत है। और वैसे भी जब आप इनको जेल में लेके जा रहे हो तो अधिकार हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, तो तुमने जो राइट्स वायलेट किए हुए तो इनको तो सजा मिलेगा फिर। तो समहाउ कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हर एक राइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे अंबेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाले आर्टिकल को बोला है
इट इज एन हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है। और यही नहीं, अगर जो लोगों का राइट्स वायलेट होता है, एक प्रॉपर कमीशन भी बना हुआ है जिसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो क्यूबा वाले मैटर में देखे थे। क्यूबा वाले मैटर में वो लोग अमेरिका में इसीलिए ऐसा डिटेंशन कैंप नहीं बना रहे थे क्योंकि वहां का एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उनका बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये हमारे कंट्री में 1993 से काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड जज वगैरह इसके ऑफिशियल्स होते हैं, इनका काम रहता है कि एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट टू विक्टिम, and also they prepared independent investigation, या कह लो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहोगे, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ये प्रिपेयर करते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अब इस रिपोर्ट प्रिपरेशन में ये किसी को भी समन कर सकते हैं, किसी को बुला भी सकते हैं, दे कैन समन। ठीक है, किसी को बुला सकते हैं, आप बताओ क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें। और ये जो रिपोर्ट होता है फिर ये दे देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है। गवर्नमेंट टेक अप्रोप्रिएट, मान लीजिए कोई एक ऐसा इश्यू हो गया जहां पे बहुत सारे लोग मारे गए किसी इंसिडेंट में, तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके मान लीजिए ये बोल सकते हैं कि प्लीज आप सबको जो है 10-10 लाख रुपया दो, तो गवर्नमेंट इस बारे में कंसीडर कर सकती है उस एक्शन पे। आई होप आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं। जब मैं चीजें समझा रहा हूं आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। जरूरी चीज ये है आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो इसको मिटाते हैं और ये एक और लास्ट छोटा सा बात है उसको देखते हैं। जस्ट एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। सी हम लोगों ने बोला था ना कि डिफरेंट सोसाइटी में कोई भी राइट्स है उसका सोशल रिकॉग्निशन जरूरी है। तो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होते हैं राइट्स का वैल्यूज भी, उनके इंपॉर्टेंस भी बदल जाते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट लेवल पर, गवर्नमेंट के साइड से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके राइट्स को हमारी एक्सपेंड किया गया। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके उसमें राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया। मीन्स राइट्स का जो वैल्यू था टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। जैसे पहले हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, अब ये चेंज होकर प्रॉपर्टी को बना दिया गया है लीगल राइट। मीन्स पहले ये फंडामेंटल राइट का पार्ट होता था, नाउ इट्स जस्ट लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, पहले ये इसमें था। तो टाइम के हिसाब से गवर्नमेंट मतलब राइट्स को अलग तरीके से एक्सपेंड करते जा रहे हैं। ऐसे ही जुडिशरी हमारा भी जो है, जो राइट्स है उनको एक्सपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल है, उसमें कुछ और बातें ऐड किया गया। जैसे राइट टू हेल्थ, एक बेहतर हेल्थ सर्विस का होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है। राइट टू फूड, सबको खाना मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इसको इंटरप्रेट कर रहा है और बढ़ा रहा है। राइट टू प्राइवेसी, रिसेंटली ये सारी बातें आई है। इसी एक शब्द के मीनिंग को एक्सपेंड कर रहा है, फ्रीडम, प्राइवेसी वगैरह फ्रीडम में आ जाएगा। इसके अलावा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट या राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये भी हेल्दी इन्वायरमेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत हमारे पास जो एक आरटीआई एक्ट आया, गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आरटीआई एक्ट लेके आए, आरटीआई एक्ट। और कई सारे इंटरनेशनल प्रेशर के भी कारण हमारे जो है राइट्स जो है बढ़े हैं, ड्यू टू इंटरनेशनल
प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर के भी कार्य जो है, जैसे राइट टू वर्क, एग्जैक्टली नहीं पता कौन कौन से, बट ऐसे बता रहा हूं बस, वर्क को लेकर राइट टू इक्वल वेज, राइट टू इक्वल वेज कि सबको इक्वल सैलरी मिलना चाहिए, सो एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये कि देयर इज ए ह्यूज, आप एक तरह से आप कह सकते ह्यूज स्कोप फॉर एक्सपेंडिंग दी राइट्स, और ये कंटिन्यूअसली टाइम के हिसाब से ये इंप्रूव होता गया। जैसे ये है ना, आज के टाइम में डेटा एक मेजर कंसर्न है, डेटा एक मेजर कंसर्न होने के कारण प्राइवेसी को जो है इंपॉर्टेंस दिया गया कि हमारा राइट टू प्राइवेसी जो भी, वो भी एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। इन दिस वे कंटिन्यूअसली जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, राइट्स भी हमारे इवॉल्व हो रहे हैं, चाहे जुडिशियरी के थ्रू, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर के थ्रू। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके साथ हमारा ये बुक भी कंप्लीट होता है। कहीं कुछ डाउट है, कहीं कोई गलत मैंने बता दिया हो, आपको करना ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और आप कोशिश करो एक बेहतर माइंड डेवलप करने का, जहां पे चीज नॉलेज का इस्तेमाल किया जा सके। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग नोट्स। आप नोट्स तो चलो ठीक है, फॉर द टाइमिंग जरूरी है, आप नोट्स बनाओ अपनी जगह, लेकिन यू हैव टू बिल्ड योर माइंड, दैट्स व्हाट योर सोल पर्पज, आपका जो मेन पर्पज है वो यही होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।